सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीटीज क्रिएटिव चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है क्लास 12 के इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि सीबीएसई बोर्ड्स के, जहाँ पे आज मैं कराने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि होगा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर से। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले दो वीडियो पे मैंने इजी टू अंडरस्टैंड वे पे आपका जो शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके चेक कर लेना भाई, अभी अभी बना के उठाओ, फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बैठा हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो ज्यादा बात नहीं करते हुए, और मैं इस वीडियो पे ज्यादा फोकस करूंगा न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। और जो आपका थ्योरी टाइप क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है, अपने आप से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि यूजिंग द फंडामेंटल, देखो, यूजिंग द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर as the ratio of the change in national income to the initial change in investment expenditure, that is k equal to change in income due to change in investment, and the basic short run macroeconomics identity that income is the sum of consumption and investment, that is y equal to consumption plus investment. Derive the algebraic relationship between the multiplier k and the marginal propensity to consume mpc. Show all necessary mathematical steps to prove that k equal to 1 by 1 minus mpc. तो देखो, मैं सीधी बात, नो बकवास, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर सीबीएसई पूछेगा इस सेम क्वेश्चन तो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा उन लोगों की। यहाँ पे आपको तो पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का शॉर्ट एक फॉर्मूला है, उसी से आप डिराइव करके दिखाओ कि k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। ओके, तो ये मैंने आप सभी को समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो अभी डिराइव करते हैं ये वाला k इक्वल टू 1 माइनस 1 एमपीसी। तो देखो, हम सबको पता है हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब देखो, पिछले चैप्टर यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो इनकम है वो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जो कि एग्रीगेट डिमांड का पार्ट, ठीक है। अब जब हमारा इनकम चेंज होगा, ठीक है, तब हमारा कंजम्पशन भी चेंज होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगा। यानी कि अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, कंजम्पशन बढ़ ही गया और इन्वेस्टमेंट बढ़ ही गया, तभी हमारा इनकम बढ़ रहा है। अगर हमने देखा कि हमारा इनकम कम हो गया, इसका मतलब क्या, हमारा कंजम्पशन भी कम हो गया और इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब मैं यहाँ से चेंज इन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ कि चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। कुछ नहीं किया, सिर्फ कंजम्पशन को दूसरी तरफ ले गया जहां पे वो सब्सट्रैक्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, ये जो नया फॉर्मूला आ रहा है वो मैं दे दूंगा इस पे, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट में बैठा दूंगा, बैठा देता हूँ, देखते क्या होता है। चेंज इन इनकम और चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया। अब देखो, अब मैं अगर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देता हूँ, तब इजीली मेरा फॉर्मूला आ ही जाएगा। कर देते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इनकम by change in income by change in income minus change in consumption plus change in income, ठीक है। यानी कि क्या मैंने किया, डिवाइडिंग बोथ बाय चेंज इन इनकम, ठीक है। तो मैंने आरएचएस राइट हैंड साइड। तो अब देखो, जब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तब हमारा क्या आता है, k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। और हम सबको पता है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम किसे कहते हैं, इसे कहते हैं एमपीसी। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अगर नहीं पता तो देखो जाके। तो देखो, तब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, k इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। सो इजी, कितने इजी है भाई ये। अगर क्वेश्चन में अगर 3 मार्क का भी आ गया तो बल्ले बल्ले करना कि आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आराम से 3 मार्क मिल गया मेरे को। ओके, सो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे डेरिवेशन हो गया, और ये जो नोट्स है वो आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का लिंक पे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन 3 क्यों लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्सप्लेन द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल शेड्यूल, ठीक है। एज्यूम एन इनिशियल इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 यूनिट्स of constant marginal propensity to save of 0.20 across all rounds. How does a higher MPC impact the final cumulative change in the national income? Okay, तो चलो पहले यहाँ पे टेबल एक बना लेते हैं, ठीक है। तो टेबल में सबसे पहले दूंगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर दूंगा चेंज इन इनकम, फिर दूंगा चेंज इन कंजम्पशन, फिर दूंगा चेंज इन सेविंग्स। ओके,
तो यहाँ पे मैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या दिया गया है कि 1000 तक इंक्रीज हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन पे दिया गया है, ठीक है। जब 1000 तक इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है मतलब एक बंदे ने एक्सपेंस कर दिया 1000, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने एक कारपेंटर को बुलाया और बोला कि मेरे इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पे बेंच बना दो। उन्होंने बोला कि मेरे को आप 1000 रुपये दीजिए तो मैं आराम से बना दूंगा, बात की बात, ठीक है। तो ये जो 1000 है मेरे लिए एक्सपेंडिचर है और प्लस इन्वेस्टमेंट है, और वो जो हमारा कारपेंटर है उनका इनकम है, ठीक है, तो उनका भी 1000 रुपये इनकम हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला गया है सेविंग है 0.2, यानी कि हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो है 0.2, ये है हमारा एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब हम सभी को पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1 है। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है हमारा 1 माइनस एमपीएस। ओके, इसे हम क्या बाहर कर सकते हैं, एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.8, ठीक है। 0 पॉइंट है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे हमको क्या पता चलता है, यानी कि जब बंदा 1000 रुपये का इनकम करता है तब वो 800 रुपये खर्चा कर देता है, 0.8, ओके। और सेव कितना करता है, 200 रुपया। तो ये ऐसा प्लस करोगे तो 1000 का। अब जब वो 800 रुपया खर्चा कर देता है तो दूसरे बंदे के लिए इनकम है, मतलब कारपेंटर अगर 800 रुपीज खर्चा कर दिया, सपोज एक शॉपकीपर को दे दिया पैसा, तब उस शॉपकीपर के लिए उनका इनकम है, तो उनका इनकम बढ़ रहा है शॉपकीपर का, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। और तभी 800 वाला बंदा जब उनको 800 रुपया मिला तब वो भी 0.8 यानी कि 80% तक खाएगा और बाकी 20% खर्चा कर देगा। तो मैं अब कैलकुलेटर के मदद से कर लेता हूं, लेकिन आप लोग मत करना। यानी कि कितना 640 रुपया खाएगा, जिसमें से माइनस अगर कर दो 800 तो आएगा क्या 160, यानी कि 160 रुपये सेव करेगा। सेम चलता रहेगा फिर से वो बंदा, यानी कि अगर शॉपकीपर को दिया 640 फिर से वो इनका इनकम है 640। तो ऐसे ही एक कंटिन्यू होता जाएगा, कंटिन्यू होते होते एक लास्ट स्टेज पे आएगा, ठीक है। तो मैं करवा देता हूं, ठीक है, एक लास्ट स्टेज पे आएगा तब ये इन्वेस्टमेंट तो 1000 का है, तो हमको अभी यहां से बाहर करना होगा हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। तो हम सभी को पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हमको दूसरा फॉर्मूला है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, सॉरी हाँ एमपीसी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ओके। तो इसे हम एक फॉर्मूला बना लेंगे। देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको चेंज इन इनकम बाहर करना है, यानी कि ये वाला पार्ट। तो ये मैं बाहर कर लेता हूँ, चेंज इन इनकम को क्या मैं करूंगा 1/1 माइनस एमपीसी इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं चेंज इन इनकम बाहर कर लूंगा, चेंज इन इनकम इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.2 यानी कि एमपीएस, इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा 1000, जो पहले वीडियो में बोल दिया गया, सॉरी क्वेश्चन पे बोल दिया गया था। तो मैं 0.2 को इंटू 10 कर देता हूँ, 2 5 10, ये कितना होगा 5000। यानी कि जब मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तब हमारे चेंज इन इनकम क्या आया 5000, 5000, जिसमें से सेव कितना किया 5000 में से 5000 माइनस 80%, जो क्या है, हाँ मतलब 4000, और सेव किया तो कितना 1000, ठीक है। तो हम सभी को समझ में आ गया कि हमारा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट मैंने किया तब मेरा इनकम 5000 तक बढ़ा और हमारा जो कंजम्पशन है वो 400 तक बढ़ा, ओके। और यहाँ पे लास्ट में क्या बोला है, हाउ डज ए हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंपैक्ट द फाइनल क्यूमुलेटिव चेंज इन द नेशनल इनकम। तो देखो जब हमारा एमपीसी 0.8 है तब हमारा कंजम्पशन जो कि है, इनकम जो कि है वो है 5000। अगर ये 0.8 से 0.7 होता, ठीक है, मतलब सेविंग ज्यादा आपका जो कंजम्पशन वो है कम, तब क्या होता, तब उनका इनकम कम हो जाता। क्यों कम हो जाता मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इस क्या वाले केस में तो मैंने 0.8 पकड़ा, ठीक है। अब सपोज 1000 के इन्वेस्टमेंट पे यानी कि 1000 के इनकम पे आपका जो कंजम्पशन है वो है 0.7 और सेविंग्स कितना है, चेंज इन सेविंग्स जो कि है 0.3, तो कितना आएगा 700 और आएगा 300, फिर ये हो जाएगा फिर से इनकम 700, ठीक है, कंटिन्यू होता रहेगा। मेरे को तो लास्ट से मतलब है, ठीक है। लास्ट में कैसे निकालूंगा कंजम्पशन, फॉर्मूला है इक्वल टू 1, मतलब ये वाला फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन क्या है 1/0.3 इंटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 1000, ओके।
तो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। 100 0.3 इंटू 1000, तब क्या होगा 3334, 3334, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। तो देखो ये एक राउंड फिगर पे आया है, यानी कि जब हमारा 0.8 था कंजम्पशन एमपी से, तब हमारा इनकम था भाई साहब 5000। लेकिन जब हमारा कंजम्पशन कमा दिया और सेविंग्स बढ़ा दिया हम लोगों ने, तब वो जो अल्टीमेट इनकम है वो कम हो जाता है 3334। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता जाता है, इतना हमारा जो इनकम है वो कम होता जाता है, लेकिन जितना बढ़ता रहता है उतना ऊपर चला जाता है। देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड आपका इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यार यहाँ पे दो इसको लिख दिया, दो ये होगा तीन। ओके, so in a two sector economy the saving function is given as s equal to minus 100 plus 0.2y and autonomous investment I is 200 units. Calculate the equilibrium level of national income and the corresponding level of consumption. अच्छा, फिर furthermore calculate the new equilibrium level of income if autonomous increase by 50 units and identify the value of the investment multiplier in the economy. ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बोल देता हूं यहाँ पे, s इक्वल टू -100 प्लस 0.2y जब हम लिखते हैं, ये रहता है हमारा एमपीएस, और ये रहता है हमारा इनकम जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये रहता है आपका ऑटोनोमस सेविंग्स। ओके, जो हमेशा माइनस पे आता है। ओके, और ये कैसे आया आप लोग पिछले वीडियो में चेक कर लेना जाके, जो कि है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कंसेप्ट वीडियो पे। ओके, तो ऐसा हमको समझ में आ गया कि हमारा एमपीएस कितना है 0.2। अब आते हैं पहले टॉपिक पे कि बोला गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम हम सभी को निकालना है। ठीक है, तो हम सभी को पता है, तो इस वाले में कर देता हूं, हम सभी को पता है ये पहला पॉइंट। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि हमारा जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। कैसे इक्वल था आप पिछले वीडियो में चेक कर लेना। ठीक है, तो जब हमारा -100 प्लस 0.2y होता है, तब हमारा इक्वल टू इन्वेस्टमेंट कितना होता है 200, क्योंकि 200 इन लोगों ने बोला है। ओके, तो यहां से मैं क्या करूंगा 0.2y इक्वल टू 200 प्लस 100, यानी कि 0.2y इक्वल टू 300, और y क्या है 300 बाई 0.2y नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10, मतलब यहाँ पर पॉइंट जो मैंने ऊपर भेज दिया वही, तो कितना होगा 5, यानी कि 5 0 5 0 5 5 5 5। तो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ कंजम्पशन हमको निकालना है। ठीक है, तो हम सभी को पता है एक इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैसे हुआ भाई पिछले वीडियो में जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो हमको यहाँ से कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे इनकम मैंने बाहर कर लिया था 1500, तो 1500 माइनस 200, 200 है ना, और 200 200 यानी कि कितना है 1300। ठीक है, ये सेकंड। और थर्ड पार्ट क्या बोला आप सभी को, फर्दर मोस्ट कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 50, यानी कि पहले था आपका इन्वेस्टमेंट था 200, अब होगा 50 प्लस, यानी कि 250। ठीक है, तो फिर से उस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, -100 प्लस 0.2y इक्वल टू 250। यहाँ पे 250 होगा, पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा 200 था, अब 250, क्योंकि 50 तक इंक्रीज हो गया है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे 0.2y इक्वल टू 350, तो y आपका है 350 बाई 0.2 इंटू 10, क्यों 10, ऊपर नीचे का पॉइंट मैंने ऊपर भेज दिया 5, यानी कि 500 5 20 5 67 1750। ओके, अब लास्ट पार्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी। तो हमने देखो मैंने पहले एमपीएस बाहर कर लिया, अब इस एमपीएस से मैं काम लगा के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालूंगा। ठीक है, तो हम सभी को पता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। ओके, और एमपीसी 1 माइनस एमपीसी को हम एमपीएस लिख सकते हैं, के इक्वल टू 1 बाई एमपीएस। तो हम लिख सकते हैं के इक्वल टू 1 बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 0.2 इंटू 10, यानी कि पॉइंट जब उठा दूंगा तो के इक्वल टू आपका है 5। तो यहां से हमारा थर्ड पॉइंट भी निकल आ गया। कितना इजी है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एडियन एस अप्रोच एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन ए शॉर्ट टर्म इकोनॉमी
अंडर व्हाट स्पेसिफिक macroeconomics condition will this equilibrium occurs at a level less than full employment and how does the concept of deficit demand related to this situation? ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कोई ग्राफ पैनल नहीं बनाने वाला, आपका काम है मैं सिर्फ एक इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में आप सबको समझाने वाला हूँ कि क्या मैटर है इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है कि यूजिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। मतलब एडीएन एएस अप्रोच से हमको समझना होगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कब कहलाते हैं। इजी है, जब एएस इक्वल टू एडी होता है तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप इसको एक ग्राफ बना के दिखा लेना, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना वो पिछले वीडियो में जाके चेक कर लेना। ओके, ये है पार्ट। सेकंड बोल रहा है अंडर व्हाट स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन विल दिस इक्विलिब्रियम ऑकर एट ए लेवल लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो ये कौन सा सिचुएशन होगा? जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट ये होगा जब ए इज इक्वल टू 80, मतलब सेम ही बात है। एंड हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ डेफिशिट डिमांड रिलेट टू दिस सिचुएशन? तो देखो डेफिशिट डिमांड जो है, डेफिशिट डिमांड एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपका एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाता है और स्टॉक ज्यादा रह जाता है आपका जो बिजनेसमैन है उनके पास, ठीक है। तो ये है हिंट। इसी हिंट से आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों ने क्या लिखा। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। an x and an x and increase in the desire to save by all household in an economy may not lead to an actual increase in total saving but rather result in a decline in equilibrium level of national income. Evaluate this statement using the saving investment approach to short-term equilibrium and the concept of investment multiplier. तो देखो इसमें क्या बोला है कि अगर x अंट इंक्रीज हो जाता है और जहां पे लोगों ने सोचा कि सेविंग ऊपर कर दूंगा कंजम्पशन से, तब क्या इफेक्ट होगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम पे। तो आप लोग पहले समझ लो कि सेविंग बट रेदर रिजल्ट इन रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। मतलब बोला है कि अगर एक्सेंट हो जाता है कि लोगों ने सेव करने का प्लान कर दिया, तब आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कम हो जाता है। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है सबसे पहले बोल लूं कि ये जो एक्सेंट है मतलब है प्लान, मतलब लोगों ने यहाँ पे सोच लिया है कि वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। सोच लिया है या सोच रहे कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज एक एरिया का लोगों ने सोचा कि ना भाई अब हम बैंक पे ज्यादा पैसा जमाएंगे और कम खाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं एक्स अंट प्लान टू सेव बाय हाउस होल्ड। ओके, जब हाउस होल्ड ने सोचा कि हम सेविंग्स बढ़ा देंगे तब कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है। और हम सबको पता है कि जब हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है, सेविंग्स बढ़ जाता है, तब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाता है। क्यों? देखो एग्रीगेट डिमांड है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट सप्लाई है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो यहाँ पे क्या कंजम्पशन कम हो रहा है, तब हमारा क्या एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, और यहाँ पे सेविंग्स बढ़ रहा है, यानी कि क्या आपका एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है। ओके, तो इसी सिचुएशन जब आपका सेविंग्स बढ़ देगा तब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा, और जब हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा तब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन को कहते हैं डेफिशिएट। ओके, डेफिशिएट डिमांड। और इस केस में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर पार्ट से आप लोग समझ लेना कि कैसे आप फ्रेम करोगे। और अगर आपको तभी नहीं आता तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में दे दूंगा, आप ट्राई करने के बाद चेक कर लेना। ओके, या नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तब तक के लिए ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना और गूगल ड्राइव लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू और डीटीएस को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।